Hello everyone, welcome back to my channel Zeal Scholar. Today we are discuss a very important topic Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem जो है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। इस थ्योरम में हमें बताया गया है दिस थ्योरम इज स्टेट फॉर द streamline flow of an ideal liquid the total energy sum of pressure energy potential energy kinetic energy per unit mass remain constant at every cross sectional throughout the liquid flows। इस क्वेश्चन को या इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं। मान लो इस डायग्राम में हमने एक ट्यूब कंसीडर करा, ये हमारे पास ट्यूब है, राइट। और इसके टू सेक्शंस हमने लिए हैं, एक सेक्शन है ए और एक सेक्शन है बी। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें ये बताया कि इस ट्यूब में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। आइडियल लिक्विड है और स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब होता है कि जो भी लिक्विड है वो एक एग्जैक्टली पाथ को फॉलो कर रहा है। तो एक ट्यूब में जो लिक्विड है एक एग्जैक्टली पाथ फॉलो कर रहा है, मींस जो लिक्विड है अलग अलग लेयर में फ्लो कर रहा है बट पैरेलली एक दूसरे के फ्लो कर रहा है। तो इसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। और ये भी बताया कि अगर लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है तो उस केस में इसकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी का मतलब प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों एनर्जी जो है कांस्टेंट होंगी एवरी क्रॉस सेक्शनल एरिया में। एवरी क्रॉस सेक्शन का मतलब मान लो अगर हमने ये टोटल एनर्जी अगर हम इस एरिया पे भी लेते हैं मान लो, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे भी एवरीवेयर जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। ये बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट थी। अब हमने इसको कैसे प्रूफ करना है, तो जो हमें मैथमेटिक उसने बताया था कि जो डेंसिटी है प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर जो है किसके इक्वल है, कांस्टेंट है। ये हमें मैथमेटिकली प्रूफ करना है। तो लेट अस कंसीडर, अब हम सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं या प्रूफ करते हैं हम इसको कि किस तरह से बर्नौलीज थ्योरम ने बताया कि ये जो तीनों एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट रहती है स्ट्रीमलाइन फ्लो में। तो सबसे पहले आपको कंसीडर करेंगे, मान लो हमने दो सेक्शन कंसीडर करे हैं, एक ए सेक्शन है ये बी सेक्शन है। A1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, और बी का जो प्रेशर है वो भी क्या है, A2 है जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है। V1 जो है इस एरिया की वेलोसिटी है और V2 इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और H1 जो है हाइट बताई हुई है और जो H2 है ये हाइट बताई है बी सेक्शन की। ए सेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है और बी सेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है P2 लग रहा है। और यहाँ पे एक फोर्स लगेगी दैट इज F1 और इस साइड जो फोर्स लगेगी दैट इज F2। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे, मान लो हमारे पास जो P1 है एंड P2, P1 और P2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर एट सेक्शन ए, प्रेशर एट सेक्शन ए एंड बी। ए और बी का जो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम पहले सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज जो इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। मान लो A1 और A2 जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड बी पॉइंट का। क्लियर है जी। और यहाँ पे जो वेलोसिटी लग रही है V1 और V2 जो वेलोसिटी है वो कहाँ पे लग रही है, ये नॉर्मल वेलोसिटी है जो कहाँ पे लग रही है, ए सेक्शन पे और बी सेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ सेक्शन ए एंड बी। और H1 और H2 जो है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइट ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि ये जो जो वेरिएबल्स हैं इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे रो जो है रिप्रेजेंट करती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है जी। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी
equation of according to equation of continuity, कंटिन्यूटी की इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो एरिया है A1 ए सेक्शन का एरिया, वेलोसिटी और डेंसिटी वो किसके इक्वल होती है? A2 V2 और डेंसिटी, और ये किसके इक्वल होगी? M की। M क्या रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ लिक्विड। तो यहां से हमने क्या किया? A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, और ये डेंसिटी है, दोनों में से कॉमन निकाला तो ये आ गया M अपॉन रो। तो M अपॉन रो जो है वो किसके इक्वल होता है? V के। ये वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल वेलोसिटी है। तो हमने ये चेक करना है कि जो अगर हम ए सेक्शन लेते हैं, जो ए सेक्शन पे जो प्रेशर होता है इक्वल होता है जितना प्रेशर बी सेक्शन पे लगता है, या जितना ए सेक्शन पे प्रेशर लगता है, जो ये प्रेशर जो होता है ये सेम होता है। तो यहाँ पे हमने क्लियर किया कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 वो किससे ज्यादा है? A1 का जो एरिया है वो A2 के एरिया से कंपैरेटिवली ज्यादा है, और जो एरिया अगर ज्यादा है तो इट मीन्स तो वेलोसिटी जो होगी V2 पे, सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो होगी लिक्विड की वो B सेक्शन पे होगी। सो वेलोसिटी जो है लिक्विड की वो कहाँ पे ज्यादा है? बी सेक्शन पे एज कंपैरिजन टू ए सेक्शन। तो सबसे पहले हमने ये स्टडी करना है कि कितनी फोर्स लग रही है। तो सबसे पहले हमने फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स एट ए सेक्शन, ए एंड बी सेक्शन पे, कि दोनों सेक्शन पे दोनों पॉइंट्स में कितनी फोर्स लग रही है। तो हमने सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करनी है। मान लो हमने फोर्स कैलकुलेट करा है F1 ए सेक्शन पे, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है? प्रेशर का फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर पर यूनिट प्रेशर और एरिया। ठीक है, P1 और A1 ये एक साइड का प्रेशर लगा, और बी सेक्शन में कितना फोर्स लगा? P2 और A2। क्लियर है जी? तो इसके बाद हमने वर्क डन निकालना है। अगर हमें फोर्स कैलकुलेट कर लिए, इट मीन्स अब हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क लगा। अगर हम इतना लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं ए सेक्शन पे और बी सेक्शन पे, तो कितना वर्क डन लगेगा, कितना वर्क डन होगा अगेंस्ट दी प्रेशर। ठीक है जी, अगेंस्ट दी लिक्विड कितना प्रेशर लगेगा। तो हमने वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने लिखना है वर्क डन बाय लिक्विड, राइट डाउन वर्क डन बाय लिक्विड। हमने वर्क डन निकालना है बाय लिक्विड अगेंस्ट द प्रेशर एनर्जी, अगेंस्ट द प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एट सेक्शन बी, सेक्शन बी। देखो जी, ए साइड से अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बी सेक्शन की तरफ जाएगा, तो कितना प्रेशर लगेगा। ठीक है जी, कितना वर्क डन होगा तो वो हमने कैलकुलेट करना है। तो जो वर्क डन होगा, मान लो एक साइड का जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल्स टू, ए सेक्शन की तरफ अगर हम वर्क डन लगाएंगे दैट इज इक्वल्स टू P1 फोर्स, ठीक है, P1 A1 एंड V1, कितना फोर्स पर यूनिट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। सो फोर्स कितना है हमारे पास, आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो हमने ए सेक्शन का वर्क डन निकालेंगे, W1 दैट इज इक्वल टू P1 A1 इंटू V1। तो A1 और V1 किसको रिप्रेजेंट करता है? A1 और V1 जो है रिप्रेजेंट करता है कैपिटल V को, राइट। सिमिलरली हमने वर्क डन निकालना है सेक्शन बी का, तो वहां पे आ जाएगा P2 A2 इंटू V2। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा दैट इज इक्वल टू P2V। अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि टोटल नेट वर्क डन कितना लगेगा ट्यूब में। तो वो हमने टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो यहीं से हमने क्लियर कर लेते हैं कि टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? P1V माइनस P2V। सो ये हमारे पास जो है टोटल वर्क डन है लिक्विड का इन मूविंग लिक्विड फ्रॉम
ये टोटल वर्क डन है जब लिक्विड मूव करता है ए से बी डायरेक्शन में, ये हमारा टोटल वर्क डन है, राइट। अभी हमने वर्क डन, हमने सबसे पहले फोर्स लगाया कि एरिया की, अगर जो ट्यूब है इस ट्यूब में पहले हमने फोर्स निकाला, राइट। फोर्स निकाला, फिर उसके बाद हमने वर्क डन निकाला W1। सिमिलरली फिर सेक्शन बी में हमने कितनी फोर्स लगी F2 और कितना वर्क डन लगा लिक्विड पे, फिर हमने टोटल वर्क डन कैलकुलेट करा दोनों सेक्शंस का। सिमिलरली हमें ये भी पता है कि बर्नौलीज के अकॉर्डिंगली जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी में से कौन कौन सी एनर्जी आती है, प्रेशर एनर्जी, राइट, कनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो प्रेशर एनर्जी है वो प्रेशर की वजह से लगती है, कनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होगी, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, और जो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से लगती है, हाइट की वजह से। तो ये तीनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है और तीनों चीजों को हमने कांस्टेंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने फोर्स निकाला, वर्क डन निकाला, कितना टोटल वर्क डन लगा है ए से बी की तरफ। अब हमने ये निकालना है कि अगर हम वर्क डन कर रहे हैं, अगर जो लिक्विड है ए से और बी की तरफ मूव करता है या फ्लो करता है, तो उस केस में उसके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लो अगर हमने ए सेक्शन से अगर हमने फोर्स लगाते हैं, वर्क डन होता है, मींस लिक्विड ए सेक्शन से बी सेक्शन की तरफ जाता है, तो उसके ऊपर कौन कौन से वैल्यूज जो है डिपेंड करेंगी। एक तो उसकी हाइट इंक्रीज करेगी, साथ में हाइट इंक्रीज करने के साथ साथ उसमें वेलोसिटी में भी इंक्रीज होगा। अगर लिक्विड जो है ए सेक्शन से बी सेक्शन की तरफ जाएगा तो हाइट भी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है जी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हाइट इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, इट मीन सबसे पहले इनका पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी। नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ए सेक्शन से बी सेक्शन की तरफ, फ्रॉम ए टू बी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालते हैं तो वो क्या होगा, mgh2 माइनस mgh1। क्लियर है। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, डेफिनेटली फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो कनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो हम फिर कनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, सिमिलरली कनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। कनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेक्ट मीन्स 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। सबसे पहले हमने बेटा फोर्स कैलकुलेट करा, फोर्स के बाद हमने वर्क डन निकाला ए से बी की तरफ। फिर हमने ये कैलकुलेट करा कि अगर हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो लिक्विड जो है ए डायरेक्शन से बी डायरेक्शन की तरफ फ्लो करता है, उसके साथ एक उसकी हाइट इंक्रीज करती है, वेलोसिटी इंक्रीज करती है। हाइट इंक्रीज और वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी और कनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। तो हमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लिया है और टोटल कनेटिक एनर्जी भी निकाल ली है। तो अब हमने वर्क डन में हमें पता कि वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन ऑन लिक्विड, वर्क डन ऑन लिक्विड by the pressure energy, by the pressure energy that is equals to increase in potential energy plus increase in kinetic energy, right। तो ये हमारे पास रिजल्ट आके वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो वर्क डन लगा है, प्रेशर एनर्जी किसके इक्वल है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन हमारे पास कितना आया था, तो वर्क डन की वैल्यू जो हमारे पास आई थी P1V माइनस P2V।
और पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1। एंड किनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ, टोटल किनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस mv1 स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, ये स्टेटमेंट में जो वन वाली टर्म्स है वो एक साइड कर लेंगे, रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को। रीअरेंज कैसे करेंगे, सेक्शन ए वाले टर्म्स अलग कर लेंगे, जैसे P1V और माइनस mgh1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का mgh प्लस 1/2, यहाँ पे mv स्क्वायर आ जाएगा 1/2, ठीक है जी। सो 1/2 mv1 स्क्वायर, 1/2 mv1 स्क्वायर। एंड नेक्स्ट साइड ये आ जाएगा हमारे पास सेक्शन बी का प्रेशर P2V प्लस mgh2 एंड 1/2 mv2 स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये दोनों टर्म्स जो होंगी क्या होंगी, तीनों एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है जी। तो टोटल एनर्जी जो हमारी है वो कांस्टेंट आएगी। अभी ये इस इक्वेशन को लेट अस कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लो, इसको हमने सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लिया। अब इस इक्वेशन में हमने डिवाइड करेंगे सेकंड इक्वेशन को, डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय m, राइट। m के साथ डिवाइड करेंगे बच्चे, क्या आएगा, P1V अपॉन m प्लस mgh1 अपॉन m प्लस 1/2 mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इक्वल्स टू P2V डिवाइडेड बाय m प्लस mgh2 डिवाइडेड बाय m प्लस 1/2 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो m के साथ डिवाइड करा, हमें पता है v अपॉन m किसके इक्वल होता है, आपको एक रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। वो रिजल्ट ये होगा कि जो रो है वो किसके इक्वल होता है, m अपॉन v के, ठीक है जी। ये आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, तो वही हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, v अपॉन m, तो ये इनवर्स में है तो हम यहाँ पे आ जाएगा रो, प्लस m के साथ m कैंसिल हो गया, gh1 प्लस m के साथ m कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 v अपॉन m का आ गया रो डेंसिटी प्लस m के साथ m कैंसिल, ये आ गया हमारे पास gh2 प्लस अगेन m के साथ m कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 1/2 v2 स्क्वायर। तो ये सारी टर्म जो हमारे पास आई है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन जो है, इट मीन्स ये दोनों इक्वेशंस में जो दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है, यहां से क्लियर है जो हमारे पास टोटल प्रेशर और डेंसिटी है gh प्लस हाफ v स्क्वायर, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हम प्रिंसिपल बर्नौली थ्योरम ने यही एक्सप्लेन करा था, यही स्टेटमेंट दी थी कि टोटल किनेटिक एनर्जी अगर लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो कर रहा है, स्ट्रीमलाइन मींस एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो कर रहा है, तो उस केस में टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करता है। तो टोटल एनर्जी में कौन सी है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों एनर्जी है कांस्टेंट रहेगी, और यही हमें प्रूफ करना है। तो P अपॉन रो जो है ये प्रेशर एनर्जी, ये जो एनर्जी है दिस एनर्जी जो है ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। तो हम लिख सकते हैं कि जो P अपॉन रो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पर एनर्जी पर यूनिट मास, ये प्रेशर एनर्जी है पर यूनिट मास, और GH क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, क्लियर है जी। और 1/2 v स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किनेटिक एनर्जी
पर यूनिट मास। तो ये तीनों वैल्यूज जो हैं इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। एक वैल्यू प्रेशर को, पोटेंशियल एनर्जी को और किनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां से हमारे पास ये क्लियर है कि प्रेशर एनर्जी, ठीक है जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी जो है, यहां से ये रिजल्ट आ रहा है कि जो प्रेशर एनर्जी है वो किसके इक्वल है? प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? कांस्टेंट है। ये सारी टर्म जो है कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी बिकम कांस्टेंट। तो अब हमने इस इक्वेशन को, लेट अस कंसीडर थर्ड इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन को कौन सी कंडीशंस इक्वेशन समझ ली है? थर्ड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ रो। तो हमने इस थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई डेंसिटी, मल्टीप्लाई रो विद थर्ड इक्वेशन के साथ, राइट। थर्ड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे रो के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? पी रो अपॉन रो मल्टीप्लाई करेंगे जी एच रो प्लस हाफ वी स्क्वायर रो दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हमने डेंसिटी को मल्टीप्लाई किया, डेंसिटी के साथ ये कैंसिल हो गया, सो हमारे पास जो आंसर बना, द आंसर बिकम प्रेशर प्लस जी एच रो प्लस हाफ वी स्क्वायर डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इस रिजल्ट से हमने ये क्लियर कर दिया कि ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो इन ट्यूब लिक्विड बिकम, जो टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड बिकम कांस्टेंट, इवन प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड किनेटिक एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगी। सो दिस इज अ बर्नौलीज थ्योरम। तो इस तरह हमने बर्नौलीज थ्योरम कर लिया है। थैंक यू।